नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं गोहिल वंश को। ठीक है, हम लोग कल तक पढ़ चुके हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के आगे पुत्र हुए जिनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह के बाद करण सिंह, करण सिंह के साथ जगत सिंह प्रथम। जितना हम मेवाड़ को प्रभावशाली महाराणा प्रताप को प्रभावशाली समझते हैं, ध्यान रखना महाराणा अमर सिंह भी उतने उतने प्रभावशाली है, परंतु प्रताप के आगे जो इनकी जो छवि जो है वो थोड़ी धूमिल हो जाती, थोड़ी ढक जाती है। प्रताप बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके आगे अमर सिंह जो है वो ढक जाते हैं। उसके बाद देखते हैं महाराणा राज सिंह को। इनका भी मेवाड़ के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर देखते हैं महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह सेकंड और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड को। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आता है आपके मन में, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, बेझिझक आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ओवन थॉट स्टडी पॉइंट 2402 पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट के अंदर डायरेक्ट मैसेज पूछ सकते हैं और फेसबुक पर भी आप मेरे से डायरेक्ट डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम लेते हैं सबसे पहले महाराणा अमर सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह, अगर इनका शासनकाल देखा जाए तो 1597 से 1620 इनका शासनकाल माना जाता है। महाराणा प्रताप के पुत्र थे और अजब देव पंवार इनकी माता का नाम है। ठीक है, प्रताप के ये पुत्र है और माता का नाम क्या है? अजब देव पंवार। ध्यान रखना, राव मामरख पंवार की पुत्री थी अजब देव पंवार। ठीक है ना। अमर सिंह को भी मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कब कब मुगल आक्रमण हुए तो ध्यान रखना, जब अमर सिंह शासन बना तो 1599 में जहांगीर के नेतृत्व में सेना भेजता है। कौन? अकबर भेजता है। परंतु अमर सिंह जी जो थे, ये उटाड़ा नामक स्थान पर किसको पराजित कर देते हैं? जहांगीर को पराजित कर देते हैं। जहांगीर जब शासक बनता है तो 1605 में परवेज, आसिफ खां, जफर बेग और सगर के नेतृत्व में मेवाड़ को अधीन करने का प्रयास करता है। परंतु महाराणा अमर सिंह का प्रभुत्व ऐसा था कि इन सबको, परवेज, आसिफ खां, जफर बेग, सगर, इन सबको उल्टे पांव भागना पड़ता है और सफलता प्राप्त नहीं होती है। 1608 में जहांगीर ने महावत खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु महावत खां को भी उल्टे पैर लौटना पड़ा, वो भी सफल नहीं हुआ। 1609 के अंदर अब्दुल्ला, 1612 में राजा बासु, 1613 में मिर्जा अजीज कोका को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, परंतु वे भी सफल नहीं रहे। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर आया, अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा, परंतु वो भी सफल नहीं हुआ। शाहजहां के आक्रमणों ने मेवाड़ की जो स्थिति थी वो क्या कर दी? आर्थिक स्थिति खराब कर दी, क्योंकि बार बार आक्रमण हो रहे हैं। ध्यान रखना, पूरे लगभग 90 साल से मेवाड़ के साथ संघर्ष चल रहा है, अकबर और मुगलों का और मेवाड़ का। अमर सिंह के टाइम में भी ध्यान रखना, 1599 के अंदर, 1605 के अंदर, 1608 के अंदर, 1609, 1612, 1613, फिर 1613 और तो जो मेवाड़ी सामंत थे वो इन आक्रमणों से अब परेशान हो चुके थे। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इस कारण सामंतों ने कुंवर कर्ण सिंह को समझाया, अपने पक्ष में किया और कहा कि महाराणा को बोलिए कि मुगलों के साथ क्या कर ले? संधि कर ले। ठीक है, तो महाराणा को विवश होना पड़ा, महाराणा अमर सिंह को, और मुगल मेवाड़ संधि जो है वो सामने आती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब अपन पढ़ते हैं मुगल मेवाड़ संधि के बारे में कि मुगल मेवाड़ संधि क्या थी और उसमें क्या चीजें हुई। तो देखो, मुगल मेवाड़ संधि जो है ध्यान रखना, अमर सिंह प्रथम व मुगल शासक जहांगीर के मध्य होती है 5 फरवरी 1615 मेवाड़ के अंदर। ठीक है ना। इस संधि पर मुगलों की तरफ से खुर्रम ने और मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह प्रथम ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखना, चित्तौड़ मेवाड़ को वापस लौटा दिया गया, लेकिन शर्त के अंदर रखा गया कि इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। अमर सिंह ने भी बहुत सारी शर्तें रखी, जैसे मेवाड़ जो है वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, मेवाड़ का महाराणा जो है मुगल दरबार के अंदर नहीं आएगा, मेवाड़ का युवराज आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये संधि जो थी वो मेवाड़ के गौरव को धूमिल नहीं करती है। ये दिख रहा है यहाँ पर कि मुगल खुद भी परेशान हो गए थे और उन्होंने इस संधि को जैसे तैसे कि हाँ कोई ना, अब राणा अधीन तो हो रहा है, बस जैसे तैसे इस संधि को मान लिया। इस संधि से 90 वर्षों से चले आ रहे मुगल मेवाड़ संघर्ष का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। संधि से नाखुश राणा अमर सिंह स्वयं को राजकीय कार्य से विरक्त कर देते हैं और अपने पुत्र करण सिंह को शासक घोषित कर देते हैं। अमर सिंह प्रथम का काल मेवाड़ स्कूल ऑफ चावन चित्रकला शैली का स्वर्ण काल रहा है। 26 जनवरी 1620 को उदयपुर के निकट आहड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। आहड़ उदयपुर की जो महासतियों की सबसे पहली छतरी है, जहां महासतियों की छतरियां बनी हुई है, जो उसमें सबसे अग्रणी सबसे पहली छतरी है वो है अमर सिंह प्रथम की छतरी। ध्यान रखना, आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। वहां पे मेवाड़ के महाराणाओं को जलाया जाता था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में।
अब शासक कौन बन जाता है? अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? करण सिंह शासक बनता है। ध्यान रखना, करण सिंह जो पहला शासक है, ध्यान रखना, जो मेवाड़ इतिहास का पहला शासक है जो मुगलों के आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है। शासनकाल 1620 से 1628। पिछला जिले में जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाता है 1623 में, जहां शाहजहां को शरण देता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, पिछोला झील के अंदर जग मंदिरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कौन करवाता है? तो प्रारंभ करवाता है कर्ण सिंह। ठीक है, और 1623 में शाहजहां को वहां क्या देता है? शरण देता है। शाहजहां यहां गफूर बाबा की मजार बनवाता है। उदयपुर में दिलखुश महल व कर्ण विलास का निर्माण करवाता है। कौन? कर्ण सिंह। मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का पहला शासक है। ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? तो प्रारंभ कौन करवाता है? राणा कर्ण सिंह। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब आ जाता है जगत सिंह प्रथम। शासनकाल 28 से 52। शाहजहां ने मेवाड़ रियासत के हिस्से से प्रतापगढ़ शाहपुरा रियासत को मेवाड़ से क्या कर देता है? जगत सिंह के टाइम अलग कर देता है। जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाता है कर्ण सिंह, स्टार्ट करवाता है। जगत सिंह प्रथम पूरा करवाता है। इसे भाणा व उसके पुत्र मुकुंद की देखरेख में बनाया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, उदयपुर के जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाता है कौन? जगत सिंह प्रथम। इसी मंदिर में जगन्नाथ राम प्रशस्ति लिखी हुई है। ठीक है, उसको लिखने वाले कौन है? कृष्ण भट्ट। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और भी आने की संभावना है कि जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया। इसके अंदर जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी हुई है उसके रचयिता कौन है? ध्यान रखना, कृष्ण भट्ट थे। मोहन मंदिर व रूपसागर तालाब बनवाया। उसकी धायमा नोजूबाई ने उदयपुर में धाय मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तस्वीरों और कारखानों चित्तेरौरी ओवरी नामक 2 चित्रशाला विभाग की स्थापना करता है कौन? कौन करता है? जगत सिंह प्रथम करता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं जगत सिंह के बाद राणा राज सिंह की तरफ। मेवाड़ इतिहास में अगर किसी का महत्वपूर्ण हाथ है तो वो है राणा राज सिंह। देखो, अमर सिंह के पीछे वाले काल से लेकर जगत सिंह के काल तक अब मुगलों का और मेवाड़ का कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। और मेवाड़ियों के ध्यान रखना, मेवाड़ी राणा जो थे उनके खून में पता नहीं बार बार कौन सा उबाल आता था। जैसे ही राज सिंह गद्दी पर बैठा और उसने विरोध चालू कर दिया। महाराणा राज सिंह। राज्याभिषेक की बात करें तो 10 अक्टूबर 1652 में, शासनकाल 52 से 80। गद्दीसीन के समय शाहजहां ने 5000 का मनसब दिया, उपाधि विजय कटकाटू। शासक बनते ही चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। इससे औरंगजेब नाराज हो गया और औरंगजेब ने 1615 के अंदर मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों के विरुद्ध मानते हुए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को ढहाने के लिए सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी। किसके खिलाफ भेजी? राज सिंह के खिलाफ। राज सिंह ने उस समय युद्ध करना उचित नहीं समझा तो अपनी सेना वहां से हटा ली। तो मुगल सेना जो थी वो कंगूरे व बुर्ज को गिराकर वापिस लौट गई। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 1658 में मुगल शहजादियों के बीच में हुए उत्तराधिकार जो संघर्ष था उसमें राज सिंह ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, साइलेंट रहा और ये बात को टालता रहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रारंभ में तो राज सिंह का ध्यान रखना औरंगजेब के साथ अच्छी खासी बनती थी। औरंगजेब ने इनको 6000 का मनसब दिया, गयासपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के परगने दिए। परंतु ध्यान रखना अब आगे जाकर, ठीक है ना, 1660 के आसपास आगे जाकर चारुमती को, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के विवाह को लेकर दोनों के अंदर क्या हो जाती है? तनातनी हो जाती है। वो देखते हैं अगली स्लाइड में, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो, 1660 के अंदर एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, चारुमती का विवाह होता है। वो विवाद ही मानो इसको आप, ठीक है ना। क्या होता है देखो, 1660 के अंदर औरंगजेब जो था वो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था। और विवाह कौन कर लेता है? राज सिंह कर लेता है। दोनों के अंदर क्या हो जाता है? देशोरी की नाल के अंदर युद्ध होता है, ठीक है ना। दोनों के अंदर युद्ध होता है। अब इस स्टोरी को इस तरह समझिए कि चारुमती जो थी एक बार अपने महलों के अंदर बैठी हुई थी, नीचे से एक बूढ़ी अम्मा गुजरती है जिसके पास कुछ तस्वीरें थी और वो बेचना चाहती थी उन तस्वीरों को।
तो चारुमती ने आवाज लगाई, अम्मा कहाँ जा रहे हो, आप आइए, तस्वीरें मैं खरीद लेती हूँ। राजकुमारी थी, तो बूढ़ी अम्मा फटाफट राजकुमारी के पास गई, उसने सारी तस्वीरें उसके सामने रखी, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की तस्वीरें थी, अमर सिंह की तस्वीरें थी, राणा राज सिंह की तस्वीर भी थी, औरंगजेब की तस्वीर भी थी। तो राजकुमारी ने सारी तस्वीरें खरीदी और औरंगजेब की तस्वीर को ऐसे जमीन पर बिछाकर उस अपनी सारी सहेलियों को कहा कि इसके ऊपर अपनी अपनी जूतियों से चप्पल मारो सभी। तो सारी सहेली आई, उन्होंने चप्पल मारे जूतियों से और उस तस्वीर को वापिस से गिफ्ट रोल में पैक करके बूढ़ी अम्मा को कहा, आप वैसे ही आगरा की तरफ जा रहे हो, ये मेरी तरफ से औरंगजेब को गिफ्ट कर देना। कैसी तस्वीर? औरंगजेब की जूतियां मारकर फटी हुई तस्वीर। जब औरंगजेब ने खोल कर देखा उस तस्वीर को, तो औरंगजेब की आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गई और उसने किशनगढ़ को मैसेज किया, किशनगढ़ के राजा को मैसेज किया, व्हाट्सअप किया कि मैं आ रहा हूं आपसे युद्ध करने के लिए, या तो युद्ध करो या अपनी राजकुमारी चारुमती का विवाह मेरे से करो। तो ये मैसेज पढ़ते ही, क्योंकि किशनगढ़ छोटी सी रियासत और औरंगजेब आधे भारत का शासक था, तो किशनगढ़ के राजकुमार महाराजा जो थे उन्होंने कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर लेंगे। परंतु जो चारुमती थी उसने किसको व्हाट्सअप कर दिया? राज सिंह को। क्या कह दिया कि मुझे तो आप पसंद हो, अगर आप शादी करो तो ठीक, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। अब ये बात जब राज सिंह को पता चली तो राज सिंह ने मैसेज किया किसको? औरंगजेब को, कि भाई तू नहीं जाएगा अब शादी वादी करने किशनगढ़। औरंगजेब ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, उसने मेरी तस्वीर फाड़ दी है। तो कि कोई बात नहीं, तस्वीर फाड़ दी तो अब नहीं जाएगा। कि क्यों? क्योंकि मेरे पास मैसेज आया चारुमती का और मैंने अब डीपी देख ली है, मुझे पसंद आ गई, मैं तुझे नहीं भेजूंगा। अब इस बात को लेकर तो औरंगजेब ने कहा फिर ठीक है आजा युद्ध कर ले। तो राज सिंह ने कहा मना थोड़ी है, युद्ध कर ले, आजा युद्ध कर लेते हैं। अब राज सिंह जो है वो चारुमती से विवाह करने के लिए कहाँ जाते हैं? किशनगढ़ जाते हैं। पर किशनगढ़ जाने से पहले अपने सारे सामंतों को इकट्ठा करते हैं, जिसके अंदर एक सामंत होते हैं रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर के। इनकी नई नई शादी हुई थी हाड़ा राजकुमारी के साथ में, जिसका नाम था सहल कंवर। उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं। युद्ध के अंदर राय सिंह की तरफ से सलूम्बर के राणा सलूम्बर के शासक जो थे वो रतन सिंह चुंडावत थे। उन्होंने युद्ध किया औरंगजेब के साथ में और विजय प्राप्त की। औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया कर लगाया गया, इसका भी राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष के अंदर राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया। मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास को सहायता प्रदान की और केलवा की जागीर प्रदान की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं सहल कंवर हाडी रानी के बारे में। हाडी रानी, ठीक है। अब इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट्सएप मैसेज हो गए हैं, राज सिंह ने डीपी देख ली है, राज सिंह ने औरंगजेब को और भी कह दिया कि आजा, मैं तो डरता थोड़ी हूं, युद्ध कर लेते हैं। अब राज सिंह क्या करते हैं, ध्यान रखना, ये राज सिंह जी हैं, राज सिंह, ठीक है। अब ये सारे मंत्रियों को बुलाते हैं अपने, ये सारे मंत्री बैठे हैं राज सिंह के चारों तरफ। राज सिंह बैठे हैं, राज सिंह ने कहा मेरे पास एक अबला का मैसेज आया है। तो सारे मंत्री एक बार सिर नीचे करके थोड़ा हंसते हैं, जिससे कि सारी अबलाओं का मैसेज आपके पास ही आता है। तो राज सिंह जी कहते हैं हाँ, मेरे पास एक अबला का मैसेज आया है, उसको वो मुगलों के साथ विवाह नहीं करना चाहती और मैं उससे विवाह करने जा रहा हूं और आप लोगों को औरंगजेब को रोकना है। तो सारे सामंत बैठे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कह रहे थे हरावल कौन देखेगा, हरावल चुंडावतों का भाग है। और हरावल के जो चुंडावत सरदार थे जिनका नाम था रतन सिंह, रतन सिंह चुंडावत, उनकी नई नई शादी हुई थी किसके साथ में? हाडी रानी के साथ में, ठीक है। हाडी रानी के साथ में नई नई शादी हुई थी, 5-6 दिन हुए थे। तो राणा राज सिंह जी ने कहा कि मैसेज करो भाई, किसको? रतन सिंह जी को मैसेज करो कि जल्दी आओ, युद्ध की तैयारियां हो चुकी है, युद्ध करना है, जाना है युद्ध करने के लिए आपको औरंगजेब से। तो मैसेज किया जाता है किसको? रतन सिंह जी को मैसेज किया जाता है। ये एक दूत भेजा जाता है रतन सिंह जी के पास में, और दूत घर के इनके गढ़ के बाहर खड़ा होके रतन सिंह जी को आवाज लगाता है कि चुंडावत सरदार आपके लिए मैसेज है मेवाड़ से, ठीक है। तो मेवाड़ से मैसेज आता है, तो चुंडावत सरदार कहते हैं कि मैसेज लेने के लिए बाहर आते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ने के बाद उनका मुंह उतर जाता है और वो अपने आके पलंग पे चुपचाप बैठ जाते हैं और उस दूत को कहते हैं कि मैं सुबह रवाना हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद में उनकी पत्नी आती है हाडी रानी, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है? सहल कंवर। और वो आकर अपने पति से पूछती कि आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? तो रतन सिंह जी कहते हैं कि मुझे मेवाड़ की तरफ से मैसेज आया है कि आपको युद्ध के लिए कल आना है, पर मेरा तो अभी अभी आपसे विवाह हुआ है। और राज सिंह जी तो हर तीसरे दिन विवाह कर लेते हैं, उनको हर तीसरे दिन कोई ना कोई अबला दिख जाती है और हमें युद्ध के लिए बुला लेते हैं। मेरा तो पहला ही विवाह है, मैं कैसे छोड़ के जाऊं? तो हाडी रानी कहती है ये तो अच्छी बात है, एक राजपूत को युद्ध का न्योता मिला है और आप मना नहीं कर सकते।
तो रतन सिंह जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो रानी जो है वो सेजा से उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरा पति जो है, यानी रतन सिंह जो है, वह फूल से बना हुआ है, उसको तलवारों की खनकार से डर लगता है, तलवारें जब आपस में टकरती है तो डर लगता है, तो मैं उसे अपनी चूड़ियां देती हूँ कि तू मेरी चूड़ियां पहन के यहाँ पर बैठ और युद्ध करने के लिए मैं स्वयं जाती हूँ। इतना सुनने के बाद रतन सिंह जी की आंखें जो सुर्ख लाल हो जाती है और वो खुद कहते हैं कि मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। और बिना मन के रानी से तिलक करवा कर उनसे अपनी तलवार लेकर रतन सिंह जी अपने घोड़े पर बैठकर जैसे ही गढ़ के बाहर निकलते हैं और एक दूत को भेजते हैं कि मुझे रानी की याद आ रही है, तू जाके रानी से कोई ना कोई सेनानी लेकर आ। दूत जाता है रानी के पास, तब रानी से बातचीत करता है कि राणा ने आपसे, चुंडावत सरदार ने आपसे सेनानी मांगी है। तब जो रानी है वो मन में सोचती है कि ऐसे तो मेरा पति जो है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस तस्वीर के अंदर, कि ऐसे जो मेरा पति है वो तो युद्ध कर ही नहीं पाएगा, बार बार उसको मेरी याद आएगी। तो रानी क्या करती है, अपना सिर काट के भेज देती है। इस तस्वीर में देखिए आप, इस तस्वीर को देखिए, वो पल कैसा रहा होगा जब एक रानी अपना सिर काटती है और सर काटने के बाद दूध के साथ में वो सर भिजवा देती है किसके पास में, चुंडावत सरदार रतन सिंह के पास में, जिसकी प्रिय रानी थी कौन, सहल कंवर। वो दृश्य कैसा रहा होगा उसका सिर काटने का, और वो दृश्य कैसा रहा होगा जब चुंडावत सरदार ने पर्दा उठाकर थाली पर अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी का सिर देखा होगा। जब सिर देखते हैं चुंडावत सरदार तो उनको अपनी भूल का एहसास होता है, उस सिर को अपने गले में लगा लेते हैं और गले से लपेट कर उस सिर को, और युद्ध करने के लिए औरंगजेब से युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उस युद्ध के अंदर रतन सिंह चुंडावत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु युद्ध को वो जीत लेते हैं। तो ये थी रानी हाडी रानी की कहानी। ठीक है, अब हाडी रानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लिख लीजिए कि हाडी रानी का पूरा नाम, तो हाडी रानी का पूरा नाम जो था वो था सहल कंवर। ठीक है, हाडी रानी का पूरा नाम यहां लिखा हुआ है, वैसे पूरा नाम क्या है, सहल कंवर। इनको हाडी रानी क्यों कहते थे, तो इनका वंश कौन सा है, हाड़ा वंश। हाड़ा किसमें आते हैं, चौहानों के अंदर। ठीक है, कहां की थी, बूंदी की। हाडी रानी कहां की थी, बूंदी की। विवाह कहां हुआ था, सलूम्बर में। सलूम्बर के अंदर क्या होता है, इनका विवाह होता है। ठीक है, पिता का नाम अगर पूछ ले कि पिता का नाम क्या था हाडी रानी के, तो शत्रुसाल। एक कवि है मेघराज मुकुंद, उन्होंने लिखा है कि सतरी सेनानी चाही समर सलूम्बर धीस चूड़ामण मेली सियार इंधन मेलियो शीस। मेघराज मुकुंद लिखते हैं कि क्षत्रिय सेनानी चाहिए, कि क्षत्रिय राजा ने क्या मांगी, सेनानी मांगी। क्षत्रिय सेनानी चाहिए समर सलूम्बर धीस, सलूम्बर के शासक ने क्या मांगी, क्षत्रिय सेनानी मांगी, अपनी रानी से सेनानी मांगी, निशानी मांगी। ठीक है, चूड़ामण मेली सिया, माता सीता ने तो सिर्फ चूड़ियां भेजी थी। इन धन बेलियो शीश, ये महिला इतनी वीरांगना थी कि उसको पता था कि मेरा पति मेरे से इतना प्रेम करता है कि वो युद्ध में ध्यान नहीं दे पाएगा, तो उसने अपना शीश ही काट कर भेज दिया। तो ये हाडी रानी के बारे में जानकारी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, नाथ द्वारा मंदिर व द्वारकाधीश कांकरोली के मंदिरों का निर्माण राणा राज सिंह जी करवाते हैं। टिक्का दौड़ उत्सव के बहाने राज्य तथा बाहरी मुगल जो मुगल खाने थे या मुगल चौकियां थी उन पर हमला करके लाखों रुपए की संपत्ति प्राप्त करते हैं। अवस्था का फायदा उठाकर राज सिंह जी ने टोडा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट को लूटा और मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। राजसमंद झील का निर्माण करवाया, अकाल प्रबंध हेतु गोमती नदी के पानी को रोककर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर कोई कहता है कि प्रेम की निशानी हम ताजमहल को मानते हैं, तो मैं उस ताजमहल को प्रेम की निशानी नहीं मानता हूं। ठीक है ना, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर राज सिंह जी की बात करते हैं, उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाते हैं, वो कहते हैं कि अकाल प्रबंध हेतु करवाया था, परंतु इसके पीछे की बात जो है वो कुछ और है। ठीक है, अगर प्रेम की निशानी देखा जाए तो मैं इस झील को मानता हूँ, राजसमंद झील को। राजसमंद राज सिंह जी की एक रानी थी, भटियाणी रानी। ठीक है ना, वो गई हुई थी, अपने पीहर गई हुई थी और राज सिंह जी को बोला था कि आप मुझे तीज के दिन आप मुझे लेने आ जाना। और उस समय बारिश का मौसम था और गोमती नदी पूरे उफान पर थी। जब राज सिंह जी लेने जा रहे थे तो सेना उस नदी को पार नहीं कर पा रही थी, जिससे राज सिंह जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, सेना को आदेश दिया कि फटाफट यहाँ पे एक खड्डा खोद दिया जाए और नदी को पूरा रोक दिया जाए। उन्होंने गोमती नदी को पूरा का पूरा रोक दिया था और रोक कर वो अपनी भटियाणी रानी को लेने के लिए गए थे तीज के दिन। ठीक है ना, झील की नींव घेवर माता द्वारा रखी गई। राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी पर राज प्रशस्ति शिलालेख लगाया गया है। संस्कृत में रचित राज प्रशस्ति शिलालेख
की रचना रणछोड़ भट्ट ने की है। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राजनगर नामक पर नगर बसाया, उदयपुर के अंबा माता मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों को रत्नों का तुलादान किया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सारी सारी जानकारी राज सिंह जी के बारे में है। आगे देखते हैं। देखो, राज सिंह जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था राम रसदे। उन्होंने उदयपुर के अंदर त्रिमुख बावड़ी का निर्माण करवाया या जया बावड़ी का निर्माण करवाया। कुछ दरबारी कवि थे, ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट जो राज सिंह कालीन साहित्यकार थे। रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति, महाकाव्य व अमर काव्य लिखा है। सदाशिव राज रत्नकर थे। लाल भाट, इन्होंने राज सिंह प्रभाव वर्णनम लिखा है। मुकुंद जो थे, इन्होंने राज सिंहाष्टकम लिखा है। किशोर दास थे, इन्होंने राजप्रकाश लिखा है। कवि मान थे, इन्होंने राजविलास बुक लिखी है। दौलत विजय, खुमान रासो और मृत्यु जो होती है राज सिंह जी की, ध्यान रखना, 1680 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद में। इसके बाद में जो कुछ थोड़े बहुत महाराणा आते हैं वो थोड़े कम पावरफुल माने जाते हैं, ठीक है। बाकी मेवाड़ का गौरवमय इतिहास, उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है। देखो, उसके बाद कौन आते हैं? महाराणा जय सिंह। शासनकाल 80 से 98। 24 जून 81 को दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई। गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील, ढेबर झील का निर्माण करवाया। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। उसके बाद आते हैं महाराणा अमर सिंह। शासनकाल 98 से 1710। मेवाड़ मारवाड़ आमेर के मध्य देबारी समझौता हुआ। अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह सवाई जय सिंह से किया। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। शासनकाल 710 से 34। मेवाड़ में मराठों ने पहली बार प्रवेश किया। मेवाड़ चित्रकला में कलीला दमना का चित्रण हुआ। फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी बनवाई तथा सीसाराम गांव में वेदनाथ मंदिर व वेदनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाते हैं। मेवाड़ में स्थित जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? संग्राम सिंह सेकंड। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं मुख्य पेज पर। तो आज हमने ध्यान रखना, मेवाड़ इतिहास के अंदर गोहिल वंश को पढ़ा। गोहिल वंश के अंदर अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह द्वितीय को पढ़ा। उसके साथ में हमने हाडी रानी के बारे में पढ़ा और राज सिंह जी के जो कार्य थे उनके बारे में पढ़ा। अगर इसके लिए आपको कोई प्रश्न है इसके इन सबको लेकर, तो आप मुझे डायरेक्ट पवन थॉट स्टडी पॉइंट 2402 पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और नोट्स बनाते रहिए।